Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and we are working on the basic introduction to the architecture, specifically Indian architecture. एक वीडियो आ चुकी है इसकी जिसके अंदर हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया था और मुझे आगे मॉडर्न आर्किटेक्चर पर हमें फोकस करना था। जैसे हम लोगों ने मेरे वैस करा देता हूँ एक बार हल्का सा। वी हैव डिस्कस अबाउट दिस स्कल्पचर एंड ऑल दिस थिंग की डिफरेंस क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन देखी थी हमने लास्ट वीडियो में, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा हमने देखा था। फिर लोस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी देखी थी, टेक्निक मतलब बेड्स एंड ऑर्नामेंट्स। फिर टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसके वहाँ के आर्किटेक्चर से रिलेटेड। यहाँ पर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुझे डिस्कस करना था, लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो एक देखो, मॉडर्न आर्किटेक्चर नॉर्मली अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंडस वैली आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए, देन मॉडर्न आर्किटेक्चर पर काम चल जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, दैट्स कॉल्ड दी वैदिक कल्चर या वैदिक आर्किटेक्चर या वैदिक आर्ट या वैदिक टाइम स्पिरिट को बोला जाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ मॉडर्न जो, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा था तो लाइक कि चलो आपके पास टाइम कम है तो हम लोग डायरेक्टली वही फोकस करेंगे। बट आई रियलाइज इट कि अभी आपके पास टाइम है और एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो आज का जो पॉइंट है, जो आज की हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा, वो रहेगा इंडिया के कल्चर के ऊपर कि इंडिया का जो कल्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड आई गेस कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए ही देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है इंडियन आर्किटेक्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर को समझना कि इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहता है, या फिर हम बात करते हैं वर्णा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, अगर आप वो चीज़ जानना चाहते हैं तो आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। साथ ही आप ये जानते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ कि कोरोना केसेस दोबारा से एकदम से फिर से बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें और जो टाइम मिला हुआ है आपको उसको प्रोडक्टिव वेज में, कि थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ध्यान रखना है और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है कि क्या है। देखो, कल्चर होता क्या है। अगर हम कल्चर की बात करें, ये मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक है, कल्चर को डिस्कस करना, फिलोसफी को डिस्कस करना, हिस्ट्री को डिस्कस करना, लाइक। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया और आई गॉट सो मेनी मैसेजेस, कमेंट्स कि सर आप टाइम की सीमा को ध्यान ना रखें। लाइक अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ द टाइम लिमिट, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो मैं लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा कि कम टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो अगर हम बात करें कल्चर होता क्या है, तो कल्चर को अगर हम हिंदी में देखते हैं उसका मतलब होता है संस्कार। और संस्कार का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एडिकेट्स, कि किसी भी सोसाइटी किसी पर्सन के एडिकेट्स कैसे हैं या एक सभ्यता कैसी है ना। तो संस्कार जो होता है, इट इज डिसाइड द स्टेटस ऑफ अ फैमिली। हम लोग बात करते हैं कि फैमिली में देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, उनका संस्कार अच्छे हैं कि पैर छूते हैं या इज्जत करते हैं या फिर सुबह उठते हैं, वॉट एवर इट इज। तो ये डिसाइड करता है किसी भी फैमिली के स्टेटस को। सेम चीज जो संस्कार एक फैमिली को डिसाइड करता है, संस्कृति जो होती है वो एक नेशन को डिसाइड करती है। सो संस्कृति और द कल्चर डिसाइड स्टेटस ऑफ ए नेशन, कि कोई भी जो कंट्री है उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी संस्कृति ही डिसाइड करती है। इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज कीजिए आप किसी के घर जाते हैं रैंडमली, किसी को आपको आपने किसी ने आपको बुलाया है और आपको एक फ्रेंड के फ्रेंड है, और जैसे ही आप जाते हैं वहां पर आप देखते हैं एक पोर्शे गाड़ी खड़ी हुई है या फिर जैगुआर गाड़ी खड़ी हुई है या फिर 1 एकड़ का लॉन है वहां पर, जैसे गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। आपको सीधा का सीधा क्लियर हो गया कि इस फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी फैमिली में जाते हैं और वहां पर महाराणा प्रताप जी की स्टेचू लगी हुई है या फिर उनकी एक फोटो लगी हुई है, तो शायद आपको लग जाएगा कि ये जो फैमिली है थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, मतलब वो सुनेगी नहीं आपकी। और अगर हम गांधी जी की फ़ोटो है या बुद्ध जी की फ़ोटो लगी हुई है, देन यू विल रियलाइज इट कि हाँ, ये थोड़ी जो फैमिली है पीस लविंग होगी, नॉन वायलेंस टाइप की होगी, है ना। तो यही चीज़ कल्चर में दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि जो कल्चर का जो है, कल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म जिसका नाम होता है कल्ट और कल्टस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है टिलिंग, मतलब कल्टीवेशन, कि किसी भी चीज़ की टिलिंग करना या कल्टीवेट करना, या फिर रिफाइनिंग या वर्शिप के बारे में बात की जाती है। मीनिंग कल्टीवेशन एंड रिफाइनिंग अ थिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट एंड्स प्रोडक्ट इवॉल्व्स अवर एडमायरेशन और रेस्पेक्ट। कुछ ऐसी चीजें करना जिसका लास्ट जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए रेस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन। संस्कृत के बारे में बात करें
तो इन संस्कृत इट इज नोन एज संस्कृति। तो संस्कृति जैसे कल्चर है उसी को संस्कृत में बोला जाता है संस्कृति। एंड द टर्म संस्कृति हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द क्री। क्री का मतलब होता है क्रिया, जैसे टू डू, तो वहां से आता है क्री। तो इसलिए बोलते हैं प्रकृति का मतलब होता है बेसिक मैटर और कंडीशन। किसी भी चीज की प्रकृति क्या है कि इसका तो प्राकृतिक नियम है, ऐसा है ना, तो लाइक बेसिक मैटर है या फिर उसकी कंडीशन है। तो दो चीज आती है, संस्कृति आती है और विकृति होती है। संस्कृति का मतलब होता है रिफाइंड मैटर और कंडीशन। कोई भी चीज का अच्छा जो प्रारूप है दैट्स कॉल्ड संस्कृति, और उसका मॉडिफाइड और डिकेड मैटर और कंडीशन उसको विकृति की खराब क्वालिटी या फिर जो स्टैंडर्ड है या जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, दैट्स कॉल्ड दी विकृति। सो कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें कल्चर होता क्या है, वो एक तरीका है जीने का। दैट इज कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे आप जो खाना खाते हैं वो भी पार्ट बन जाता है, जो कपड़े आप पहनते हैं उसका वो पार्ट बन जाता है, आप किस तरह से बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं और किस भगवान की आप पूजा करते हैं, ये सब जो पार्ट होता है कल्चर का होता है। ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एज मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप्स कैन बी कॉल्ड कल्चर। अगर हम और भी रिफाइन करें कि जो भी ह्यूमंस ने आज तक अचीव किया है एज अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब पूरा सोसाइटी की तरह से, उसी को बोला जाएगा कल्चर। कल्चर कोई भी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ये मानते हैं कि कल्चर हमारा अच्छा है और दूसरे पर्सन का, दूसरी सोसाइटी का या फिर दूसरे नेशन का कल्चर अच्छा नहीं है। देखो कल्चर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, अलग अलग हो सकते हैं। कल्चर कैन नॉट बी गुड और कैन नॉट बी बैड, इट इज ऑलवेज बी डिफरेंट। यहीं पर प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग बोल देते हैं कि अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर अच्छा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, उनका कल्चर अपनी जगह सही है, उनका अलग है, आपका अलग है। सेम चीज होती है कि एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी कल्चर। तो ये माइंड में ना प्री कंसीव्ड माइंड बोलते हैं इस चीज को, कि आपकी सोसाइटी ने ऐसा डाल दिया गया है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं है। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप हैं। आपके लिए कोई भी चीज को डिसाइड करना, आप डिसाइड करें अपने माइंड से डिसाइड करें, उसके लॉजिक समझे, फैक्ट्स पढ़े, देन यू डिसाइडेड, रादर देन कि आपके फैमिली मेंबर ने किसी ने बोला होगा या फिर सोसाइटी ने बोला होगा या मीडिया ने बोला होगा, उन चीजों को बिलीव ना करें। अगर हम बात करें कल्चर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। आई हैव नो आइडिया कि आप इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बट अगेन मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था आप लोगों के साथ कि लेट्स सी कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो मटेरियल कल्चर है, जो कल्चर होता है दो तरह से होता है। कल्चर के जो पार्ट हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर का मतलब होता है द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ सच एज आवर ड्रेसेस, फूड, हाउस होल्ड गुड्स। जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है मटेरियल कल्चर। अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदू कल्चर में देखेंगे तो वहाँ पर रंगोली का काफ़ी महत्व है, कलरफुल चीज़ों का काफ़ी महत्व है। यहाँ पर आपकी जो भगवान की फोटो या लगाई जाती हैं, मूर्ति होती है। मुस्लिम कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई स्टैचू वाला काम नहीं होता है, दे आर मोर प्रो अबाउट द नेचुरलिज्म। ठीक है, तो ये कल्चर होता है अलग अलग चीज़ों का, जो आपके कपड़ों पर भी देखने को मिलता है और खाने पर भी देखने को मिलता है। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, आपके आइडियाज कैसे हैं, एक सोसाइटी कैसा सोचती है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उन्हीं को बोला जाता है नॉन मटेरियल कल्चर। सो कल्चर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कल्चर इज लर्न एंड एक्वायर्ड। कल्चर सीखा जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। जैसे इंडिया का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया की क्या मतलब है इंडिया का। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग आए हैं बाहर से, मुगल्स आए तो अपना कल्चर लेकर आए, बाद में इंडिया का पार्ट बन गया और वही उनका कल्चर इंडिया का एक पार्ट कल्चर बनकर तैयार हो गया। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल है लाइक हम बिरयानी खाते हैं। सो बिरयानी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, वो एक पार्ट बन चुका है इंडिया का आज के डेट में, है ना। इट्स इंडियन वे ऑफ लाइक द इंडियन फूड। सेम चीज है, तो कल्चर एक्वायर भी किया जा सकता है, उसको सीखा भी जा सकता है। कल्चर इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर अकेले आदमी का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं सुबह उठ के ये काम करता हूं और इट्स माय कल्चर, नो। कल्चर क्या होता है, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू ए सोसाइटी या ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, कल्चर इज क्यूमुलेटिव। कल्चर चेंज, कल्चर धीमे धीमे चेंज होता है, कम्युलेटिव होता चला जाता है, डायनामिक होता है। कल्चर कभी भी रुकता नहीं है। आज अब एक चीज नोटिस करो, जो चीज पहले होती थी, सती प्रथा वॉज ए पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर, लेकिन आज नहीं है। दहेज प्रथा कल भी होती थी, आज भी है, शायद कल नहीं होगा, आई विश के नहीं होगा। ऐसे ही पर्दा प्रथा पहला होती थी, आज शायद वो पार्ट नहीं है कल्चर का। सेम चीज अलग अलग कम्युनिटीज के भी हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे, उनको लगता था वुमेन्स आर नॉट कैपेबल। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनके कल्चर में, लाइक दे आर अलाउइंग टू ड्राइव द कार।
तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कल्चर जो है वो डाइवर्स भी और डायनामिक भी है, चेंज होता भी रहता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल नटशेल में की बात करें कि व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कल्चर, इंडिया का कल्चर, ये तो पढ़ लिया हमने कल्चर होता क्या है, बट इंडिया का कल्चर क्या है। सो ड्यू टू इट्स एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंडियन कल्चर हैज सर्वाइव्ड थ्रू द एजेस। हमारा जो कल्चर है हिंदू कल्चर का, हिंदू का मतलब इंडियन कल्चर के बारे में बात करो, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी हिंदू और मुस्लिम और ऐसी पर्टिकुलर रिलीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, और इंडिया के यही सब डिफरेंट कर, जो इंडिया की ब्यूटी यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत कुछ डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसकी एडेप्टेबिलिटी हमारी ऐसी रही है। जब ग्रीक लोग इंडिया में आए तो इंडिया ने उनको बॉयकॉट नहीं किया या उनके अलग नहीं हुए, उन्होंने उनका अच्छी चीज़ों को इंडिया में ग्रैप्स करा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कल का जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा, वहाँ पर मैं उसके बारे में बात करूंगा। स्कूल ऑफ आर्ट्स, 3 स्कूल ऑफ आर्ट निकल कर आते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर। सेम चीज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि अगर ब्रिटिश जो आए तो हम लोगों ने उनको अडेप्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। ठीक है, सो इंडियन कल्चर है सर्वाइव थ्रू द एजेस। जब भी आप रिजिड होते हैं तो आपके चांसेस सर्वाइवल के बहुत कम हो जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक पर्सन है और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनका सर्वाइवल इन यूरोप बहुत कम होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए उनकी जो डाइट है बहुत ही फिक्स्ड है कि मुझे सिर्फ 2-3 ही सब्जी खानी है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वे। सेम चीज होती है, कोई भी कल्चर होगा अगर वो रिजिड है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कल्चर विच मेक इट यूनिक। ये तो जानते ही हैं, बहुत बचपन से पढ़ा होगा आपने। A synthesis of the various cultures came about through the ages to give shape to the what is recognized as Indian culture today। तो अगर हम बात करें जो आज हमारा जो कल्चर है, इंडियन वे ऑफ लिविंग है या इंडियन कल्चर है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर इंडिया में आए, उन लोगों ने उसको शेप अप किया, अपन कुछ कंट्रीब्यूट किया, और जिसको हम ओवरऑल जिसको हम लोग आज बोलते हैं इंडियन कल्चर। Spirituality and value-based life system is core of the Indian culture, but it has a scientific temperament too। Spirituality है, हम लोग भगवान में बिलीव करते हैं और हम लोग नेचर में बिलीव करते हैं। वैल्यू बेस्ड होती है कि हम लोग बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये वाली बात सुनी होगी आपने। तो वैल्यू बेस्ड है कि लाइफ के अंदर वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, रादर देन कि आप आईफोन लेकर घूमते हैं, मैकबुक लेकर घूमते हैं। उससे ज़्यादा जरूरी है आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा ये वे है, लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज को मानते हैं लेकिन उसके पीछे लॉजिकली एक फैक्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्थ टू साउथ हमें सोना चाहिए, तो ये इंडियन वे ऑफ कल्चर है कि ऐसा बताते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेटिक जो वेव्स निकलती हैं वो हमारी बॉडी के अलाइन रहती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। या फिर और हम बात करें कि हम घंटी बजाते हैं, लाइक बेल आइकन होता है, ये सब्सक्रिप्शन वाला नहीं, अगर आपने नहीं करा तो कर लो। लेकिन अगर हम टेंपल में जाते हैं तो आपको देखा हो घंटी बजाते हैं, तो ये भी प्रूव्ड है कि जब घंटी बजा जाती है सो हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिवेट होते हैं। ये भी चीज है। हम टीका लगाते हैं तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम जो हम टीका लगाते हैं, जो हमारा जो माइंड है वो काफी स्टेबल होता है, ठंडा होता है। जब गर्मी के टाइम में लगाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो काम डाउन रहता है। सो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी है, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, अगर बात करें कि सोसाइटी को सोसाइटी एज अ होल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, तो अगर हम बात करें ये रिलीजन भी होता है। रिलीजन कुछ नहीं है, ये फिलोसफी दिखाता है कि किसी भी चीज की सोसाइटी की फिलोसफी क्या है। रिलीजन बेस्ड होती है, तो कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इस्लामिक कंट्री है तो वहां पर बहुत इजीली आपको नॉनवेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एक हिंदू सोसाइटी है और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसके चांसेस कम है। या फिर अगर हम बात करें, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के, तो मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए लेता हूँ। अगर मुस्लिम कल्चर के अंदर आप देखेंगे वहां पर वाइन पीना या फिर अल्कोहल कंजप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यूरोप, अगर मैं एक हल्का सा डायग्राम बनाऊं, लेट्स सी, दिस इज, ये क्या है, ये इटली है, और जो ये है दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर टर्की वगैरह यहाँ पर इस तरह से आते हैं। अगर आप ये नोटिस करेंगे, जो ये वाला जो ये लैंड है, इसी रीजन को बोला जाता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर जो वाइन, अल्कोहल, बेवरेजेस की पूरी कंडीशन
मिलती हैं। इसीलिए आपने देखा शैंपेन वाइन, यूरोपियन वाइन्स काफ़ी फेमस होती हैं। शैंपेन फ्रांस की बहुत फेमस है, स्पेन की बहुत फेमस है, इटली की काफ़ी ज़्यादा वाइन्स आती हैं। तो यहाँ पर तो ये सब चीज़ें बहुत सही चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, यहाँ पर आपको ये वाइन कल्चर नहीं मिलेगा, जबकि कंडीशन तो यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ के रिलीजन में ये चीज़ अलाउड नहीं है। या हम दूसरी बात करें, पोर्क इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर अगर आपको देखा होगा तो ये हिंदू कल्चर में शायद थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम कल्चर में वो भी नहीं मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम बात करें बीफ की, हिंदू के अंदर मतलब ही नहीं, हिंदू सोसाइटी के अंदर ये सब चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं आपका रिलीजन आपकी फिलोसफी को ही दिखाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है, फिलोसफी प्लस इकोनॉमिक स्टेटस है। आपकी सोच क्या है और आपके पास पैसे कितने हैं, वही चीज़ बनता है आर्किटेक्चर। अगर कोई ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रहती है, तो भगवान के मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों को बनाएंगे। और अगर आप कोई ऐसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, तो वो ऑफिस वगैरह बनाते हैं। तो क्या दिखाते हैं? फिलोसफी है। फिर अपने इकोनॉमिक स्टेटस, हर आदमी अपने पैसे के हिसाब से ही काम करता है। अगर उसकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, कम होगा तो इतना नहीं कर पाएगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ मुगल टाइम पीरियड का। आप देखेंगे कि जब कुतुब मीनार बनाई गई थी, तब इतने इकोनॉमी वॉज नॉट बूमिंग, इतने कुछ खास इकोनॉमी नहीं थी, इसलिए आप देखेंगे कि रेड सैंडस्टोन का बनाया गया था, इजीली लोकली अवेलेबल। और अगर हम बात करें शाहजहां के टाइम पीरियड के अंदर, तो इकोनॉमी बिल्कुल चरम सीमा पर थी, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। एक जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर, बिल्कुल अपने समिट पर था। वहाँ पर आप देखेंगे तो ताजमहल बना है। या फिर अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर नॉर्मली इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, तो आपको नॉर्मल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने आसपास के एरिया में देखेंगे तो दिख जाएगा। सेम चीज़ होती है लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? उसी को बोला जाता है मिरर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की सोच क्या है या उसका मिरर क्या है, ये जैसा एग्जांपल देख सकते हैं मूवीज़ का। आप कभी नोटिस करना 1970s 80s की मूवीज़ कैसी आती थी, रोटी कपड़ा मकान, कर्ज, ये चीज़ तो थी। उसके बाद फैमिली को प्रमोशन के लिए आती थी, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, फैमिली बेस्ड मूवीज़ आती थी, क्योंकि उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ की सोसाइटी इस तरह की थी। अब कैसी मूवीज़ आती हैं? जिसम, क्या कूल है हम, आई हैव नो आइडिया कि कौन कौन सी मूवीज अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आज की डेट के अंदर कोई मूवी बनाएगा ना रोटी कपड़ा मकान, कुछ देखने भी नहीं जाएगा। तो ये कुछ नहीं होता। लिटरेचर क्या है? इट इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। मूवीज़ हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, किस तरह की बुक्स लिखी जा रही हैं, किस तरह के गाने गाए जा रहे हैं। आज के गाने देखो, पुराने ज़माने के गाने देखो, तो दिख जाएगा। फिर आता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अंदर आता है डांसिंग, पेंटिंग। ये भी एक तरह से मीडियम है फिलोसफी को प्रोपोगेट करने का, ठीक है। कहीं ना कहीं पेंटिंग होती है, कुछ ना कुछ दिखाती है, तो क्या बताती है कि ये अपना जो उसकी फिलोसफी है उसको प्रोपोगेट करती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वैदिक कल्चर। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जो रिलीजन के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिलीजन बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने काफ़ी टाइम इसमें लगाया भी है, तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब हम आंखों की प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, जब हमारे गले में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास, है ना। हार्ट के रिलेटेड होती है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब हम रिलीजन के बारे में पढ़ना होता है तो हम लोग जाते हैं पांचवी फेल पंडित के पास या फिर मौलवी के पास। रिलीजन को कभी समझते नहीं, इट्स ऑल्सो ए साइंस। तो अगर आप रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे उत्तर की बुक्स पढ़ें। वो पांचवी फेल आपको नहीं समझा सकता है, ये सच्चाई है। अगर उतना समझदार होता तो खुद समझ चुका होता। जो वहाँ पर पंडित हैं या मौलवी हैं या फिर जो भी लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होंगे आई सपोज, लेकिन मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको डिटेल में जाओ, उनके बुक्स पढ़ो, किसी भी चीज़ के बारे में किसी को कमेंट करने से पहले उसको देखो। तो अगर हम बात करें रिलीजन के बारे में, सो देखो, वर्ल्ड को हम लोग दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें, हम दुनिया को डिवाइड कर सकते हैं दो तीन पार्ट में। एक होता है मॉडर्न, जो अभी हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं। और मॉडर्न क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जिस चीज़ को हम मॉडर्न समझ रहे हैं ना, आज से 100 साल के बाद जो नई जनरेशन आएगी या जो आगे जनरेशन आती रहेंगी, 2 या 3 जनरेशन हो जाएंगी, और उस टाइम को बोलेंगे कि पुराने लोग थे ये। तो मॉडर्निज्म जो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन इसको हम लोग लेकर चल सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्री मॉडर्न, जो मॉडर्न नहीं है।
प्री मॉडर्न भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एंशिएंट और मेडाइवल। एंशिएंट और मेडाइवल, एंशिएंट का मतलब होता है पुरातन, बहुत ही पुराना, मेडाइवल का मतलब मध्यकालीन बीच का। ठीक है, मैंने इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया है सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है कि एंशिएंट और मेडाइवल के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें काफ़ी तक सिमिलरिटी है, लेकिन मॉडर्न के अंदर और जो ये दोनों पार्ट रहे हैं इसमें काफ़ी डिसिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मॉडर्निज्म और प्री मॉडर्न के अंदर डिफरेंस क्या है, मेन चीज रिलीजन के बारे में बात करें तो रिलीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन। हम उस टाइम में रिलीजन ही संविधान था। मतलब जो वेदा में लिखा गया है, जो उपनिषद में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है या फिर जो टेक्स्ट में लिखा गया है, देवर अनक्वेश्चनेबल। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो उनके ऊपर। जैसे इनको बोला जाता है एप्रोशे। एप्रोशे का मतलब होता है नॉट ऑफ ए मैन, कि किसी इंसान ने नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, जब इंसान ने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन कैसे करोगे आप उसके ऊपर। तो मतलब आपको जो भी चीज लिखी गई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिटन बाय गॉड, भगवान के द्वारा लिखी गई है। जैसे बोला जाता है जिल्ले लाही का नाम सुना होगा, मतलब क्या, जिल्ले लाही का शेडो ऑफ द गॉड, कि ये भगवान की ही छाया है। तो इसमें आप, इसका मतलब क्या है कि आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। किसी पर भी रूल करने के सबसे बड़ी एक प्री कंडीशन है उनके माइंड पर रूल करना। जैसे मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स इंडिया है ना, तो उनके माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि हम रूल कैसे करें इंडियंस पे। क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हम इंडियंस हैं, आप कौन होते हो हम पर रूल करने वाले। सिंपल सी वाली बात है, एक बाहर का बंदा हम पर रूल कैसे करेगा। तो जो आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, उस टाइम की जो बुक्स आया करती थी, पहला चैप्टर का नाम पता क्या था? नाम होता था द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि जो ब्रिटिश रूल के जो बेनिफिट हैं, पढ़ने से, कुछ भी पढ़ने से पहले ये समझ लो कि हम वहाँ पर रूल कर रहे हैं, इसका फायदा आपको है, जिससे आप क्वेश्चन ना कर सको। तो किसी भी चीज के लिए तो इनको बोला जाता था कि देवर अनक्वेश्चनेबल। उसमें क्या लिखा गया है वो आपको मानना पड़ेगा। उसमें लिखा गया है कि वुमेन्स कमजोर हैं तो मानना पड़ेगा आपको, चाहे वो लॉजिकली बिल्कुल गलत हो। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, अब आज पता चल गया है, लेकिन उस जमाने में अलाउड नहीं था कि आप उस पर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करते थे तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और इसी चक्कर में यूरोप के अंदर डार्क एरा रहा है अराउंड 12 सेंचुरी BC, 12 टू 14 सेंचुरी AD के आसपास तक डार्क एज एरा बोलते हैं उसको, डार्क एज ऑफ यूरोप। लेकिन जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म के बारे में बात करें तो मॉडर्निज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो संविधान है वो मैन मेड है। अब मैन मेड का मतलब क्या है, जब आपने बनाया तो एक इंसान ने बनाया, तो इंसान क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा क्यों बनाया है। या फिर जो इन बुक्स के अंदर हम बात करें, जो कमियां थी यहाँ पर, उसको ट्राई किया उनको रेटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर चांस दिया गया कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, चाहे कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी कुजीन हो, कोई भी कॉस्ट्यूम हो, वॉट एवर इट इज, इक्वल राइट्स। किसी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसके बेसिक पैरामीटर्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल राइट्स के बारे में बात की जाती है, जो मॉडर्न मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। यहाँ पर अमेंडमेंट्स भी होते हैं, संशोधन भी होता है। संशोधन का मतलब क्या है कि आपने कोई रूल्स बनाए कि हमारे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में ऐसा काम होगा। अब आपको उस टाइम के हिसाब से आपने बना दिया, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि 2-4 साल के बाद नई प्रॉब्लम आती है, उसको ऐड करना पड़ेगा। उस टाइम में सोचा ही नहीं जा सकता था। जैसे 2020, मतलब अभी लास्ट ईयर से पहले कोई भी नहीं सोच सकता पेंडेमिक कैसी सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज के लोग डिमांड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हमारे संविधान में एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर पेंडेमिक लाइक सिचुएशंस अकर्स, देन हाउ वी आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड। कुछ कंट्रीज ने कर लिया है, कुछ कंट्री में डिमांड चल रही है, और कुछ कंट्रीज में हो सकता है। या फिर साइबर वेयरफेयर, 1950s में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, तब थोड़ा ना पता होगा कि इंटरनेट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। वहां पर ये चीज है, अमेंडमेंट्स रेगुलर टाइम पर होते रहे हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के बारे में आपने सुना होगा। आज वुमेन्स के पास इक्वल राइट है अपनी जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको कंटिन्यू करने का। मेरी सिस्टर जो है उसके पास इक्वल राइट है, जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे पापा मम्मी की प्रॉपर्टी है उसको हाफ लेने का, जैसे हेरिडिटरी राइट्स बोलते हैं। ये 1950 से पहले नहीं था। वुमेन्स को डिवोर्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज जो इजीली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इट्स इक्वल राइट। ट्रिपल तलाक अब जाकर हुआ है। तो यहाँ पर चीज बात आती है अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में बहुत ज्यादा हुए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहा है, 7वां संशोधन 1956 वाला 1956। वहां पर उसी का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
जहां पर पूरे इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, ऐसे नहीं हुआ करते थे। ये पहले ग्रुप A B C D में रहते थे, उसके बाद ये डिवाइड हुए, 14 स्टेट बने, उसके बाद धीमे धीमे होते हुए 28 हैं और 9 यूटीज हैं। तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। 44 अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि छोटा संविधान, इतने सारे चेंजेस किए गए। 44 अमेंडमेंट उसको रिवर्ट बैक करने के लिए बनाया गया। और 52nd अमेंडमेंट रहा है एंटी डिफेक्शन एक्ट, तो ये इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो याद कर सकते हैं वो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जीके का है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 73 बात करता है पंचायत के बारे में कि हर स्टेट के अंदर पंचायत रहेगी, और पंचायत का मतलब होता है रूरल एरियाज में एक छोटी लोकल गवर्निंग बॉडी। और 74 अमेंडमेंट बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के, जो सिटी एरिया के अंदर रहेगी। कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जीके का पार्ट है। 73 74 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1992 जीके के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, चाहे बैंक का हो और चाहे एसएससी का हो, या फिर जीके में रिलेटेड 73 74 अमेंडमेंट पूछे जाते हैं। लेटेस्ट कौन सा है, अगर आपको शायद याद होगा कि 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस सेक्शंस के लिए, एक नंबर वीकर सेक्शंस के लिए, तो ये भी संविधान में संशोधित किया गया है। तो ये क्या होते हैं, द मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज मैन मेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। और हर एक सोसाइटी की, हर एक कंट्री की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फिलोसफी क्या है, ठीक है। जैसे हमारी फिलोसफी है नॉन वायलेंस बेस्ड, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल जाएंगी कि आपका जो ड्यूटी ये बनती है कि ब्रदरहुड को प्रमोट करें, या हमारे जो स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, उसका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी रहे। तो ये सब चीजें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बोली जाती है कि रिलीजन के हिसाब से। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए हम लोगों ने इतना वेट किया अभी तक, वैदिक कल्चर। ये वाला पार्ट मुझे समझाना जरूरी था, सो दैट कि आप समझ सकें कि इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, और इतना आसान भी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। इतना ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मैंने फैक्ट बता दिए और आपको याद हो गया और आप समझ जाएंगे। ऑल्दो ये जो टॉपिक है इनके अंदर मैं 6 से लेकर 8 घंटे का लेक्चर मैंने दिया हुआ है कल्चर के ऊपर, लेकिन आपके लिए इतना ही आई थिंक काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो इतना ज़रूरत नहीं है, कभी दोबारा मौका मिलेगा तो फिर वी विल अगेन मेक अ वीडियो फॉर इट। देखिए, आर्यंस के बारे में बहुत सुना होता है, अराइवल ऑफ आर्यंस, ये बात काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन कहाँ से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं यूएसएसआर, मतलब स्टेपिस एक रीजन है रशिया में, वहां से आए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो पीपल हैं दे एग्रीड कि जो आर्यंस थे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहीं बाहर से आए थे, और मोस्टली दे एग्रीड ऑन दी स्टेपिस रीजन। स्टेपिस क्या है कि जो ये रशिया है इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड आते हैं, उनको बोला जाता है स्टेपिस। इंडिया अपना यहाँ पर है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर कंट्रीज हैं 5 जो आती हैं सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान यहाँ पर, और इधर मंगोलिया है। तो यहाँ इस जगह से ये लोग माइग्रेट करें और इंडिया में आए, और जैसे ही वे आते हैं उसी सीजन टाइम को बोला जाता है कि इट स्टार्टेड द वैदिक कल्चर। आर्यंस कुछ लोग बोलते हैं रेस थी, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि इट वाज नॉट ए रेस, इट वाज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलता था, और उस लैंग्वेज का नाम था संस्कृत। तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, आपने नाम सुना होगा, इट इज नॉट बाल गंगाधर तिलक, इट वाज लाला लाजपत राय। इन दोनों में कंफ्यूजन है मुझे, चेक कर लेने एक बार, मैं आपको बता दूंगा देख के। उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी कि जो आर्यंस थे वो स्टेपी रीजन से नहीं आए, दे केम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, यहाँ से आए थे आर्यंस। अब पता कैसे चलता है कि आर्यंस यहाँ से आए थे, तो आर्यन नेम अपेयर्स इन हिते इंस्क्रिप्शन, अंटोलिया क्या एक इंस्क्रिप्शन है वहां पर, यहाँ पर उनका नाम आया है। कैसेट इंस्क्रिप्शन इराक में है, या मितानी इंस्क्रिप्शन, वहां पर आर्यंस के नाम का जिक्र है। तो ये वाली बात आती है कि उससे पहले की बुक्स हैं वहां पर जिक्र, इसका मतलब क्या है कि वहां से ओरिजिनेट हुआ होगा। एन ईरानियन टेक्स्ट ज़ेंडाविस्ता, ज़ेंडाविस्ता क्या ईरानियन टेक्स्ट है जो आर्यन के बारे में बात करता है, टॉक अबाउट द आर्यंस एंड द गॉड्स लाइक इंद्र वरुण। और इंद्र वरुण जो हैं वैदिक कल्चर के लिए वन ऑफ द मोस्ट एप्रिशिएटेड गॉड्स में रहे हैं, ठीक। तो हमें पता चला कि कहां से आर्यंस आए हैं। फिर बात आती है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। आर्य जो वैदिक कल्चर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा वैदिक कल्चर रहा होगा, और जो अर्ली वैदिक है यह उसको बोला जाता है ऋग वैदिक। आपने नाम सुना होगा, 4 वेदास हैं, ऋग वैदिक, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
जो ऋग्वेद है उसी टाइम को बोला जाता है 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको अर्ली वैदिक बोल दो या ऋग्वैदिक बोल दो, एक ही बात है। और 1000 के बाद 600 बीसी उल्टा चल रहे हैं तो उसको बोला जाता है लेटर वैदिक। और आज आपको समझने में आसानी होगी कि जो इंडियन सोसाइटी है वो 4 वर्ना सिस्टम, वुमेन की जो कंडीशन है डिग्रेडेड होती क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ था इन चीज़ों के बीच में। और इनके बीच की जो लाइन है दैट इज 1000 बीसी। 1000 बीसी क्या है, वो होती है डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज। चलो आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं कुछ फॉर्मुलेस दूंगा हिस्ट्री को याद करने के कि हिस्ट्री याद कैसे करनी है। इट इज नॉट अबाउट द डेट्स, वॉर एंड टाइम, बस आपको समझना है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ऋग वैदिक का मतलब समझ में आया आपको, मैं बात कर रहा हूं अर्ली वैदिक की। अर्ली वैदिक, अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं आप लोगों के लिए तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि स्टोन एज रही होगी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, उसके बाद आता है वैदिक कल्चर। वैदिक और वैदिक के दो पार्ट, दैट इज अर्ली और लेटर। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर साइट्स मिली हैं, पर वैदिक कल्चर की कोई भी साइट नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज ए अर्बन, और जो वैदिक कल्चर था ये रूरल एरिया था, रूरल सेटलमेंट थी। तो या तो इतना बड़ा कुछ आर्किटेक्चर हुआ नहीं होगा, या अगर हुआ होगा तो वो आज तक सर्वाइव नहीं करा, हमें कुछ उसके मिलते नहीं है, सिर्फ बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, तो हम लोग नॉर्मली इसको आर्किटेक्चरली नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद आता है मौर्य, जो नेक्स्ट सेशन होगा मौर्यंस के ऊपर होगा, फिर लेटर मौर्यंस जहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म निकले, इस तरह से बात करेंगे। अब आपको समझना है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था दैट इज ऋग वैदिक पीरियड, उसके कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी क्या थी वहाँ की। इकोनॉमी का मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, बेची जाती हैं, जो कंट्री कैसे काम करती है, दैट्स कॉल्ड दी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंजप्शन बेस्ड, या आप उसको ऐसा समझें जो लेबर लोग होते हैं, लेबर क्लास पीपल हैं, या फिर रिक्शा पुलर्स होते हैं, दे वर्क ऑन दी सब्सिस्टेंस। या मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स दे वर्क सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उतना ही उगाते हैं जितना वो खा सकें, ऐसा मार्केट बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी क्या थी, वो सिर्फ उतना ही हंटिंग गैदरिंग कुछ भी करते थे, खाते थे, बनाते थे, उगाते थे, सिर्फ उतना कि उनका खुद का काम चल सके। और यहाँ पर वो बोला जाता है वॉर रिडन इकोनॉमी। अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे खाने वाले या उनको लेने वाले ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में लड़ाई होगी। होता है ऐसा, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ की क्या थी, वॉर रिडन इकोनॉमी, आपस में लड़ाई होती रहती थी। सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी वॉज ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब क्या होता है, ट्राइबल एक ऐसा होता है कि आपने देखा ट्राइब्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपस में एक ग्रुप की तरह रहती हैं, एक ग्रुप की तरह रहती हैं, लाइक कि एक ही क्लैन होता है उनका। जैसे सोसाइटी है क्लैन बेस्ड, क्लैन का मतलब होता है कि एक ही परिवार रहता है, उसका डिफरेंट जो क्लैंस निकलती चली जाती हैं, ये बड़े पापा, बड़े दादा, बड़े चाचा, इस तरह से क्लैन बेस्ड होती हैं। और जो रिलीजन था दैट्स कॉल्ड सनातन। हिंदू रिलीजन कुछ नहीं होता है, सनातन रिलीजन है। सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार चला आता हुआ, मतलब कि बहुत पहले चलता हुआ आया है, ऐसा कुछ कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, हिंदू रिलीजन की यही ब्यूटी है कि इट इज वन ऑफ द फ्लेक्सिबल रिलीजन इन द वर्ल्ड। आपको जो कुछ करना है कहीं ना कहीं हर एक लिमिट तक अलाउड है। नॉनवेज खाना है उसके लिए भी कुछ गॉड्स हैं, अगर आपको ये स्मोक करना है तो शिव जी के नाम पर कर सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड रिलीजन, जितने मैंने रिलीजन पढ़े हैं। आई पर्सनली लाइक हिंदू रिलीजन, नॉट फॉर इट कि मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ, मैं एक रैशनल की बात कर रहा हूँ। ऑफ ऑल दो सारे रिलीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई गलत अच्छा नहीं है, बट हर पर्सन की अपनी एक चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या बात करें वहाँ के भगवान कैसे थे, दैट्स कॉल्ड इंद्रा। अब आप सोच कर देखो, देखिए जो गॉड होते हैं ना वो आपकी नेसेसिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने क्यों नोटिस करी होगी, जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो वर्कआउट करते हैं तो शायद हनुमान जी को ज़्यादा पूजा करते हैं उनकी। स्टूडेंट सेक्शन होता है, सरस्वती माता की पूजा ज़्यादा करते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे भगवान चाहिए जो उनके पास चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देखो आपस में, यहाँ पर क्या, वॉर इन इकोनॉमी, लड़ाई होती रहती है आपस में, तो ऐसे भगवान चाहिए जो उनको लड़ाई में जिता सके। तो वहां पर इंद्र जो थे, वन ऑफ द फेमस गॉड दैट टाइम, उनको बोला जाता पुरंदर या फिर ब्रेकर्स ऑफ द फोर्ट, जो किले को तोड़ सके। ठीक है,
पॉलिटी क्या थी इनकी सोसाइटी? क्लैन बेस्ड ट्राइबल सोसाइटी। ऐसा तो एडवांसमेंट हुई नहीं थी। तो ऐसे भगवान भी चाहिए थे जो इंसान मांग रहे हैं, जो ह्यूमन डिमांड करते हैं, वो भगवान तक पहुंच सके कि इस बार बारिश अच्छी दे देना। तो उसके लिए अग्नि का जन्म हुआ। मीडिएटर बोला जाता है उनको बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमंस। और अग्नि की वैल्यू आज भी इतनी है। आप शादी ब्याह हिंदू कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है, अग्नि की वैल्यू है। ठीक है। वरुणा, उनको बोला जाता गॉड ऑफ मॉरल वैल्यू या गॉड ऑफ रता, या रता बोलते थे उनको। मॉरल वैल्यू क्यों? आज की डेट के अंदर पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जुडिशरी है, कुछ भी गलत काम करेगा तो जेल होगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इतने साल पुराने, वहां पर कुछ नहीं था। तो वहां पर ऐसी चीज होनी जरूरी थी कि लोग अपने आप में ही गलत काम ना करें। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक वॉलेट मिल जाता है रास्ते में पड़ा हुआ किसी का। आप उसको उठाते हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको अपने बैग में डालो और किसी दुकान पे जाओ वहाँ खाली कर दो, या फिर क्या होता है आप उसको देखें, उसके अंदर आप ट्राई करते हैं कि कार्ड मिल जाए या फिर उनका एड्रेस मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए, और आप उसको फ़ोन करें या एटलीस्ट पुलिस में जाकर दे दें। यहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर देख कोई नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपके मॉरल वैल्यूज़ काम आती हैं कि आपके मॉरल्स क्या हैं। तो आप देखेंगे कोई भी रिलीजन के अंदर ये चीज़ बताई जाती थी, क्योंकि सोसाइटी सस्टेन ही नहीं कर सकती है अगर सब लोग इमोरल हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए तो बोला जाता है कि कोई नहीं देख रहा है तो भगवान तो तब भी देखता है। ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। मोड ऑफ वर्शिप क्या था? दैट इज प्रेयर। भगवान की पूजा कैसे करते थे? प्रे करते थे। क्यों? कब सेक्रीफाइस नहीं करते थे या फिर ऑफरिंग नहीं करते थे कि चलो मैंने भगवान आपको 10,000 रुपये कहा, मैंने चलावा चला दिया, या फिर ये सब चीज़ें नहीं करते थे। रीज़न क्या है? क्योंकि इकोनॉमी क्या थी, यहाँ से कनेक्ट करो, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। खाने पीने के लिए वैसे ही कुछ नहीं है। कभी देखा आपने गरीब आदमी को चैरिटी करते हुए? एलन मस्क ये लोग ही चैरिटी करते हैं, पैसे तो नहीं उनके पास। तो ये चीज़ यहाँ का जो मोड ऑफ क्या है? प्रेयर है। मोड ऑफ वर्शिप प्रेयर है। आपने देख नोटिस करी होगी कि जो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, वो कभी सेक्रीफाइस इस तरह से नहीं करते हैं, चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। दे ऑलवेज डू प्रेयर। क्यों? रिलीजन कहाँ से निकला है? सऊदी अरेबिया से। डेजर्ट रीजन, कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। अगर जब वहाँ होता नहीं, दे वैल्यू कि वो कैसे देंगे, कुछ खाने के लिए नहीं था उनके वहाँ पर। ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काफ़ी यूनिटी होती है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। जो सऊदी अरेबिया के अंदर वहाँ की जो कंडीशन इतनी हार्श थी कि अगर वो साथ में नहीं रहेंगे तो सोसाइटी सस्टेन ही नहीं कर सकती है। वही पार्ट कल्चर का बनता चला गया। तो वहाँ पर ये चीज़ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोस्पेरिटी, क्योंकि कुछ खाने के लिए था नहीं, लड़ाई अच्छी खासी होती थी। लड़ाई कौन जिताएगा? ब्रेव सन्स। ये डिमांड होती थी उनकी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लैन बेस्ड। और यहाँ पर जब क्लैन का मतलब होता है आपका पूरी खानदान या आपकी पूरी फैमिली ऐसे रहती है, तो यहाँ पर हमेशा वुमन की कंडीशन थोड़ी बेटर होती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। इक्वल राइट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को। जैसे आपकी फैमिली के अंदर आप मान के चलिए कि आपकी फैमिली है और आपकी छोटी सिस्टर है या बड़ी सिस्टर भी है। अगर आपकी सिस्टर नहीं है तो आपकी कज़न सिस्टर होंगी। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब आप आपस में बात करते हैं, पूरी फैमिली के लोग होते हैं, तो उसके अंदर आपकी वुमेन, आपकी जो सिस्टर है या कोई विमेन है, उसको सोचना नहीं पड़ता है बोलने से पहले। वो अपनी बात इजीली पोर्ट्रे कर सकती हैं। या फिर डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, मेरी सिस्टर है, अगर मान लीजिए मैं घर पर जाता हूँ मिलने के लिए, वॉट एवर सी इज डूइंग, चाहे खाना खा रही है, सो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चेंज करने की जरूरत नहीं कि ठीक है भैया आए हैं तो चलेगा, आराम से खाना भी खा रही होगी तो ठीक से बात करिए, भैया खाना खा लो, चलता है। लेकिन आप एक चीज़ मान कर चलो कि अगर मैं नहीं गया और सपोज को मेरे साथ कोई मेरा बिजनेस पार्टनर आता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी थोड़ा साइड चले जाइए, अभी थोड़ा यहाँ पर आ रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रैवल सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन की कंडीशन अच्छी होती है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर सेक्स रेशो अच्छा है। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है कि 1,000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, मतलब 1,000 मेल, हाउ मैनी फीमेल्स। तो आपको जानते हैं कि इंडिया के अंदर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़कों की वैल्यू ज़्यादा है, पता नहीं क्यों पर करते हैं लोग, सोसाइटी ऐसी है। तो कम है, इंडिया की जो है एवरेज वो आई थिंक 931 इतनी है। सबसे कम हरियाणा की है 841, 840 या 841 के आसपास है उनकी। तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप मुझे एक अपने इंडिया में एक ऐसा यूटी है
ये मैं बताऊंगा नहीं, यूटी स्टेट एक है जहां पर इट इज ओनली वन यूटी और स्टेट जहां पर वुमेन जो हैं, जो फीमेल्स हैं, वो मोर देन मेल हैं, मतलब 1091 के आसपास है, 1091 या 1902 है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा कौन सा यूटी है, ऐसा कौन सा स्टेट है। नॉर्मली जब भी सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स को देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के अंदर सिखिज्म या जैनिज्म एक प्रोस्परस कम्युनिटी है, आप उनके सेक्स रेशो चेक करना, वहाँ पर सेक्स रेशो एडवर्स है, वुमेन्स की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैन बेस्ड आता है और इक्वल राइट टू वुमेन दिए जाते हैं और यहाँ पर एक एजुकेशन भी दी जाती है वुमेन्स को। ऋग वैदिक पीरियड के अंदर कोई भी कास्टिज्म नहीं था, अभी हम और भी डिस्कशन लंबा करेंगे, बताएंगे ऐसी जो बात करेंगे। वहाँ पर वुमेन्स को एजुकेशन दी जाती थी, इक्वल राइट, उसको पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर उनसे पूछी जाती थी, उनकी राय ली जाती थी। लड़कियों के पास इतना खुद का अधिकार था अपनी पसंद का वर चुनने के लिए, लाइक वो जिससे शादी करना चाहती हैं उसको पूरा का पूरा अधिकार था। यहाँ पर सोसाइटी क्या थी, इगैलिटेरियन थी, मतलब इक्वालिटी थी। रीजन क्या है उसके पीछे, ट्राइबल पॉपुलेशन, पूरी फैमिली रहती थी, खानदान रहता था एक तरीके से। तो जब खानदान होता है तो डिस्क्रिमिनेट क्यों होगा किसी को, हम लोग उसी चीज को बचा कर रखते हैं ना, बचा के किसी चीज को रखेंगे बाहर के लोगों से। जब बाहर के लोग ही नहीं है, पूरी फैमिली अपनी है, तो सब कुछ इक्वलिटी रहेगी। कैनबे सोसाइटी अभी कुछ जो ये पार्ट है अभी और भी डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे कंडीशन खराब होती है। अब क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो जाती है 1000 बीसी में और यहां से स्टार्ट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड। जब डिस्कवरी ऑफ आयरन मतलब लोहे की खोज होती है, अब ऐसा क्या होता है देखो, इसको पूरा इंडिया उस टाइम पर ऐसे ही मान लेते हैं, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में थी, इंडस वैली के आसपास। वैदिक कल्चर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार्ट हुआ इस जगह। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती थी, नॉर्मली छोटे मोटे पेड़ थे तो चल जाता था काम। जो ये वाला रीजन था, ये वाला, ये क्या रीजन था, मानसून रीजन, दैट इज यूपी, बिहार, और बंगाल। यहां पर क्या है, रेनफॉल होती है यहाँ पर रेनफॉल होती है 100 टू 150 सेंटीमीटर। और अगर ये रेनफॉल इतनी रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, या तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको या फिर डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है कि एक सीजन ऐसा आता है जब अपने जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है कंडीशन इंडिया के अंदर, ये गर्मी में होती है जिससे कि पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना करे, पानी कम होता है ना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं, ये इनकी जो होती है हार्डवुड होती है, और हार्डवुड का मतलब मोटी शाखाएं हैं, उसको आप कॉपर या फिर ब्रोंज से नहीं काट सकते। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही आयरन की डिस्कवरी की जाती है उससे एक्स बनाई गई और ये पूरा का पूरा जंगल साफ करने में आसानी हुई और ये लोग इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। When they are moving to the eastward, अब क्या हुआ, ये जो लैंड है यहाँ पर आपने साफ कर दिया और यहाँ की जो रेनफॉल है वो अच्छी खासी होती है। बहुत सारे रिवर्स हैं यहाँ पर, गंगा, यमुना, बहुत सारी काली रिवर, घाघरा, देयर आर सो मेनी रिवर्स, यमुना, सोन, बेतवा, केन, गोमती, रामगंगा। यहाँ पर रेनफॉल भी होती है, फर्टाइल लैंड है। यहाँ से क्या होता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। अब तक पॉइंट क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ आयरन से क्या हुआ, जो ईस्टर्न इंडिया का वाला पार्ट था, मतलब ईस्टर्न इंडिया नहीं बोलेंगे, नॉर्थन इंडिया, लेकिन यूपी बिहार वाला रीजन, वहां पर इट वाज इजी फॉर देम टू क्लियर द फॉरेस्ट। और अगर फॉरेस्ट क्लियर होगा तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी थी कि जो हमारी सोसाइटी थी, जो ऋग वैदिक पीरियड के अंदर, वो सबसिस्टेंस थी, मतलब घूमते फिरते रहते थे, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ट्राइबल आज सोसाइटी यहाँ पर है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चर के लिए आपको लैंड क्लियर करनी पड़ती है, वहाँ पर उसको ठीक से उसको तैयार प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर तब जाकर एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन
बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी की शुरुआत हो जाती है और इसको बोला जाता है सेटल इकोनॉमी। यहाँ भी रहना होगा इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे जनपद निकल कर आते हैं। जनपद का मतलब वही होता है कि एक तरह से एक एरिया, जैसा कुरुक्षेत्र था, तो यहाँ पर पॉलिटी चेंज। और जब कोई भी सोसाइटी इवॉल्व होती है तो उसमें दो पार्ट हमेशा निकल कर आते हैं। इक्वालिटी कभी भी नहीं होती, इक्वालिटी इज आइडियलिस्टिक, एक सैद्धांतिक प्रिंसिपल है, व्यवहारिक नहीं है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव थिंग। तो यहाँ पर चीज निकल कर आती है वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम ऐसे चार वर्णा सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वर्कर्स और लैंडलॉर्ड्स, पैसे वाले और पैसे जिनके पास कम थे, जो काम करते थे और जो हायर करते थे। सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्णा और कास्ट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्णा एंड कास्ट सिस्टम? इट इज टोटली टू डिफरेंट थिंग। वर्णा इज बेस्ड ऑन ड्यूटी, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है, दैट्स कॉल्ड द वर्णा। आप अगर क्षत्रिय हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन्वेजन से बचाना, लड़ाई करना, अपने स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बट कास्ट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। कास्ट क्या होती है, आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से कास्ट डिसाइड की जाती है। ठीक है, यहां पर यहां आपको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो रिलीजन रहा है, उस रिलीजन को बोला जाता है ब्राह्मणिज्म। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म थे, जो ये सेक्ट था, यही चीफ प्रीस्ट था। जो ब्राह्मण थे वही मेन बंदे थे, वही चीज डिसाइड करते थे। तो इसी पूरे के पूरे रिलीजन को बोला जाता है ब्राह्मणिज्म स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई नई चीज होती है तो चेंजेस भी आते हैं। मोदी साहब आए थे, कैसा चीज चेंज हुई। प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो नीति आयोग आया। नीति आयोग की फिल्म याद कर लेना, पूछ सकते हैं आपसे, बहुत सारी चीजें आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो भगवान थे वो चेंज हो जाते हैं। अब आप समझो, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने के साथ साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी, कौन करेगा? यहाँ पर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ मेल में ज्यादा होती है। तो यहाँ से ही सोसाइटी का पैटर्न चेंज होने लगा कि लोग ट्राई करने लगे। पहले भी था, पैट्रियल सोसाइटी पहले भी थी, ऐसा नहीं था। हिंदू सोसाइटी के अंदर हमेशा ये चीज रही है, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं थी। बट ड्यू टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अब उनकी रिक्वायरमेंट और उनका एप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा होने लगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी चीज होती है। यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अब आपको बताने के लिए चाहिए होगा ना कि आप कोई चीज ग्रो हो रही है, ग्रो कौन कर रहा है? वहां पर बात आई, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। सोसाइटी एंड इकोनॉमी वाज ग्रोइंग। तो कोई चीज होती है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही आपके गॉड या फिर आपके जो बिलीफ होते हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वरुणा के बारे में बात हो रही थी, पुरंदर के उनको ब्रेकर ऑफ द फोर्ट। अब जरूरत ही नहीं है उसकी। सोसाइटी ग्रो कर रही है, ब्रह्म बना। तो ब्रह्म है वो उनको सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन कंप्लीटेड। फिर बात आती है विष्णु जी की। अब जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। कौन प्रोटेक्ट करेंगे? विष्णु जी प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर कोई ऐसी असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एक्टिविटी कोई करता है तो उसको खत्म कौन करेंगे? महेश जी, डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल। तो यहाँ पर जो भगवान थे वो चेंज होने स्टार्ट हो गए। अब वो मोड ऑफ वर्शिप, पहले क्या था, वहां पर प्रे करते थे, भगवान हमें ये चीज दे दीजिए, हम लोग ये करना चाहते हैं। अब क्या होने लगे, रिचुअल्स आने लगे, सेक्रीफाइस करने लगे लोग। कैटल को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी चीजें दक्षिणा देना स्टार्ट कर दिया। जैसा आपने देखा होगा कि 11 कन्याओं को खाना खिलाना होता है। ये पहले मेरे फैमिली में वो होता था जब मैं साथ में रहता था, मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा मैं इंटरफेयर करता भी नहीं हूँ। उनकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी है। सो राजसूय यज्ञ देखने को मिलता था, अश्वमेघ यज्ञ देखने को मिलता था, वाजपेयी यज्ञ देखने को मिलता था। और ये क्या थे, सैंक्शन टू द न्यू चेंजेस। एक तरह सैंक्शन था ये, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं हम लोग कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर सैंक्शन है। कौन सैंक्शन दे रहा है? ब्रह्मनिज्म सोसाइटी। और ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर जो टैक्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आता है शतपथ ब्राह्मणा, ब्राह्मणास ऑफ द 100 पाथ, और ऐत्रेय ब्राह्मणास आते हैं। यजुर्वेद आने लगता है। यजुर्वेद क्या डिस्कस करता है? रिचुअल्स। रिचुअल कैसा करने, कौन किस तरह से, तरीका क्या होना चाहिए। सामवेद, सॉन्ग, भगवान की जो ये हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी प्रे के लिए, उनको प्रेस करने के लिए सॉन्ग किस तरह के होंगे। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद का मतलब क्या है? मैजिकल पावर। इसको कुछ लोग बोलते हैं एंटी साइंस, वो है ये, इट इज नॉट साइंटिफिक, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काला जादू के बारे में बात की जा रही है, मैजिकल पावर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने अर्ली वैदिक वाला देखा, अब लेटर वैदिक देखते हैं। इकोनॉमी क्या हो गई? सेटल इकोनॉमी।
पॉलिटी क्या हो गया, पहले क्या था, किंग वगैरह नहीं हुआ करता था, एक सरदार हुआ करता था क्लैन का, एक मेन बंदा रहता था जो उसको ऐसा राजा नहीं था लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान रखता था। यहाँ पर क्या हुआ, किंग आना स्टार्ट हो गई, एक जनपद बनेगा तो जनपद सिस्टम बनेगा, तो वहां पर एक मेन बंदा भी रहेगा संभालेगा उसको। सोसाइटी क्या हुई यहाँ पर, अब क्या थी, पहले क्लैन बेस्ड थी, अब क्या होने लगी, फैमिली बेस्ड, मेरी फैमिली ये है छोटी सी, दूसरी फैमिली ये है, ये सब चीजें। रिलीजन तो अपना ही चले रहा था, ब्राह्मणिज्म सनातन का ही पार्ट निकल कर आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी सेटल होने लगी, तो एक जनपद यहाँ पर है, दूसरा जनपद यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, रिसोर्स इतने ज्यादा तो है नहीं, आपस में लड़ाई होगी। अब लड़ाई को रोकने का तरीका क्या है, लड़ाई को रोकने का तरीका जो ढूंढा गया उस टाइम पीरियड में उसको बोला जाता है मैट्रिनोमियल अलायंस। मतलब जो यहाँ का किंग है, अगर वो अपनी डॉटर की शादी इस वाले किंग से करा दे तो ये आपस में रिलेशन बन जाएगा। इससे क्या होगा कि जो किंग की जो पावर होगी, जो आर्मी होगी, डबल होगी। कल अगर सी जो किंगडम है इस पर अटैक करेगा तो भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जब आपस में लड़ाई होने लगी तो दे कम टू दिस थिंग कि मैट्रिनोमियल अलायंस, कि शादी करो और अलायंस बनाई जाए। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहां पर क्या था, स्वयंवर की प्रथा थी, लड़की अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि किसको वो शादी करना चाहती है, ये किसको वर चाहती है। अब किंग की जो राजा है उसका जो रिक्वायरमेंट ये है, वो नहीं चाहते कि जो लड़की या उनकी जो डॉटर है जहां से उसका मन करे वहां करें, वो चाहते हैं बीसा करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही सोसाइटी चेंज होती है, यहाँ पर वुमेन्स को एजुकेशन खत्म कर दी गई पहले तो, क्योंकि अगर आप किसी को वीक बनाना चाहते हो तो एजुकेशन ले लो। ये तो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू एम्पावर समवन एजुकेट देम। अगर आज हम बात करें इंडिया के अंदर दलित या एससी हैं, एसटीज हैं, वो आज इक्वल लेवल पर नहीं है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके से एजुकेशन से अलग रखा गया। तो यही है, किसी को अगर एम्पावर करना चाहते हो एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, और किसी को कमजोर करना चाहते हो बस एजुकेशन ले लो। यहाँ पर डॉटर्स कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होती, अगर आप जैसा आप पढ़े लिखे हो, आपकी कोई मर्जी के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, होता है। तो यहाँ पर शादी करने के लिए वुमेन्स को जानबूझकर एजुकेशन से दूर रखा गया। वहां पर जो स्वयंवर की प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। क्यों बेटा, आपको शादी यहाँ करने की जरूरत नहीं है, अब हम जहां बोलेंगे वहां पर आपको शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्य के हित में है। जो सभा समिति के अंदर एक जो सभा समिति होती थी जो आपस में डिस्कस करते थे क्लैन बेस्ड सोसाइटी में, अर्ली वैदिक के अंदर, वहां पर लड़कियां अटेंड कर सकती थी। अब ये बोल दिया गया कि आपका मतलब ही नहीं, आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है, आपका कुछ रोल नहीं है इसमें। वुमेन्स को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाने लगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सब चीजें निकल कर आने लगी। फिर हम बात करते हैं सती प्रथा, ये सब की चीजें कैसे स्टार्ट होती है। सती प्रथा का सिंपल सा पॉइंट ये था कि अगर कहीं पर भी किसी भी किंगडम के अंदर एक कपल है और उसका पति मर जाता है, उसका हस्बैंड, इफ हस्बैंड डाइज, तो कहीं ना कहीं उस वुमेन को गलत नजरों से लोग देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो उसको रोकने के लिए लड़कियों को जला देते थे, मतलब आप गलत मत करो, हम लोग खुद मिलकर गलत कर देते हैं उस लड़की के साथ, ऐसा कुछ था। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर होता है तो सोसाइटी चेंज होती है। जो हंटर गैदर थे, घूमते फिरते रहते, तो सेटल होने लगे, जनपद आने लगे तो आपस में लड़ाई इस तरह से लेवल पर होने लगी। और जब आपस में लड़ाई होने लगी तो अलग अलग फैमिली बेस्ड सिस्टम था, किंग सिस्टम आने लगा। और किंग को अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए एक अच्छा रास्ता निकाला गया कि अपनी बहन की शादी या अपनी लड़की की शादी किसी और किंगडम से कर दे। और अगर आप किसी को उसकी मर्जी के करना चाहते हैं तो उसका सबसे सिंपल तरीका कि उस आदमी को आप कमजोर कर दो। कमजोर कैसे करोगे? एजुकेशन मत दो उसको, स्वयंवर करने की आजादी मत दो उसको, सभा समितियां पॉलिटिकल डिसीजन लेने की आजादी मत दो। ये सब चीजें उसको पर्दे में रखने की कोशिश करो। पर्दे में रखना क्यों जाता है? पर्दे का लॉजिक सिर्फ इतना ही है, जैसे मेरी सिस्टर है, अगर मैं जाऊंगा वॉट एवर सी इज वेयरिंग उसको फर्क नहीं पड़ता है, और चाहे नॉर्मली इनफॉर्मल कपड़े में हो, फॉर्मल कपड़े में हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पूरी एक सोसाइटी रहती थी, ऐसा क्लैन बेस्ड थी। कहीं ना कहीं कोई ताता और चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, इस तरह से लोग जानते थे, नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक फैमिली बेस्ड आने लगी, बाहर के लोग आते थे, लोग इंटरेक्ट करते थे, तो यहाँ पर वुमेन्स को पर्दे में रखना स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पर आप चीज नोटिस करेंगे कि ऐसे वुमेन की कंडीशन धीमे धीमे डिग्रेड हुई। उस टाइम पीरियड में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा इन फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन हुआ। सो इकोनॉमी क्या थी? सेटल्ड इकोनॉमी।
जो पॉलिटी थी वहाँ पर किंग सिस्टम आने लगा, किंग होगा उसके नीचे मिनिस्टर्स रहेंगे, इस तरीके से सोसाइटी फैमिली बेस्ड हो गई। वहाँ पर एक नॉर्मल छोटी फैमिली रहती थी और एक फैमिली दूसरी फैमिली। एक्सप्लोटेशन एक फैमिली अपने आपस में कभी नहीं करती है। मैं की बात करूँ, किसी की बात करूँ, एक्सप्लोटेशन करना चाहूँगा दूसरी फैमिली को ट्राई करूँगा, मैं अपनी फैमिली को ट्राई ना करूँगा कि अपने पापा मम्मी सिस्टर के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो एक्सप्लोटेशन कभी फैमिली की बेस नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर मैं छोटा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करूँ, रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं कि लोग या तो बहुत सपोर्ट करते हैं अंधों की तरह, या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इस चीज को आप थोड़ा सोचना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और एक रैशनल माइंड की तरह सोच कर देखना कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई, मान लीजिए आपकी फैमिली में दो, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है आपका, और कहीं ना कहीं से मान लीजिए वो कमजोर हो जाता है, कमजोर रह जाता है, बीमार पड़ जाता है, पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स उसको एक ट्यूशन एक्स्ट्रा लगाते हैं या उसको थोड़ी सी मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ पैसे ज्यादा खर्च करते हैं, आप उनको मना करोगे? मना नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गरीब है, कमजोर रह गया। गरीब इन द सेंस कि वो वीकर सेक्शन है, डाउन टू रोडन की तरह से मान सकते हैं कि वो इतना सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वहां तो आप प्रमोट करते हैं कि हाँ ठीक है पापा, आप उनको ध्यान दीजिए, उनको स्कूल या उनका टीचर अच्छा लगाइए, या फिर उनको मेडिकल हेल्थ अच्छी करनी है, करिए। सेम चीज है, अगर कोई हमारी सोसाइटी में कोई सेक्शन कोई कमजोर रह गया है, अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक चीज हम प्रोवाइड कराते हैं कि उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि आप रिजर्वेशन लेकर थोड़ा सा प्रोग्रेसिव में पर आप उस लेवल पर आ सके, वहां पर हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। गलत तो है ना? इक्वालिटी का मतलब कभी भी जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी इज ऑलवेज लीड टू द इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी है तो आप ये बोलें कि मेरे छोटे भाई है, जो मेरी छोटी बहन है, उस पर आप क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हो, वहां पर आप इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करते हो। सेम चीज है, जब हम अपने रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हम सोसाइटी नहीं हम उसको देखते हैं, फैमिली की सिस्टम नहीं देखते हैं। जबकि हमारा सिस्टम क्या है, ये तो बात करता है कि पूरी दुनिया ही वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारी फैमिली है। जब हम अपने छोटे भाई बहन के लिए या अपनी फैमिली में किसी मेंबर को प्रॉब्लम होती है, हम एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर्जी से तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम सोसाइटी में कोई हमारा सेक्शन पीछे रह गया है, वो उतना एम्पावर्ड नहीं है, अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो प्रॉब्लम होती है। इसको आप समझ रहे, मेरे कहने का मतलब क्या है? रिजर्वेशन इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन इसको सिर्फ मैं यहाँ से बात निकली है तो बता रहा हूँ। मुझे को नॉर्मल रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, और लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को डिस्कस कर रहे हैं और हम पहले से ही कंक्लूजन लेकर बैठे हुए हैं, तो इट इज़ नॉट अ ट्रेट ऑफ ए गुड सिविलाइज पर्सन। पढ़े लिखे लोगों का ये ट्रेट नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट होंगे तो फैक्ट के ऊपर बात करके तब होंगे। खैर एनीवेज, वापस आते हैं। तो रिलीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर चलता है। अब हम लोग, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का हो गया होगा, और मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ स्लाइड्स और रहती हैं। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि किस तरह के हमें जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है। अगर हम बात करें ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड, ये ऋग्वेद या फिर अर्ली वैदिक एक ही बात है इसको, ठीक है। तो यहाँ सोर्स के बारे में बात करें तो मेन सोर्स क्या है? ऋग्वेद है यहाँ पर, और यहाँ के जो सोर्स हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे बड़ा, सबसे पुराना वेद है, और यहाँ पर इसके 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर्स हैं, जो 2 से लेके 8। देखो चैप्टर्स ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ पर आपने एक प्रेस लगाई होगी, डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट संत रहे हैं, उन लोगों ने अपना लिखा इन चीजों के बारे में, उसके बाद में कंपाइलेशन कर दिया गया। सो मंडलास और चैप्टर फ्रॉम 2 to 8, मतलब 1 से लेकर 10 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 से लेकर जो 8 हैं, इनको बोला जाता है सप्तऋषि मंडल। क्यों? क्योंकि ये 7 जो ग्रेट सेजेस थे उन लोगों ने लिखा था। ये 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे पहले 2 से लेकर 8 तक लिखे गए, सबसे लास्ट में पहला और 10वां मंडल लिखा गया सबसे लास्ट में, ठीक है। जो 10वां मंडल है हैज द फेमस पुरुष सूक्ता दैट डिस्क्राइब कॉस्मिक क्रिएशन, आदि पुरुष, और उसको बोला जाता है 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम। जो हम बात करते हैं 4 तरह का जो वर्णा सिस्टम था, और 10 मंडल में इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र सुना होगा आपने, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब चीजें पढ़ी होंगी आपने। तो ये तीसरे मंडल में लिया गया। ये जीके क्वेश्चन है, मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री जो मंत्र है और कौन से उसमें है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उठाया गया है, और कौन से भगवान के लिए है? डेडिकेटेड टू दी गॉडेस सावित्री जी के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनके सोर्स हैं।
अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, तो हमने चीज देखी थी, अर्ली वैदिक पीपल और द आर्यन सेटल इन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु बोला जाता था, जिसके अंदर इंडस हो गई, बताशा हो गया, मेटिक, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर। ये कौन सी रिवर है? ये पंजाब वाली रिवर है। पंजाब का मतलब 5 आब। एक रिवर ये जा रही है, दूसरी रिवर ये जा रही है, इन दोनों के जो बीच की जमीन होती है उसको बोलते हैं 2 आब, DOAB। पंजाब के अंदर 5 नदियां हैं, तो 5 नदियों के बीच की जो लैंड होती है पंजाब, ऐसा नाम पड़ा है उसका। ठीक है, तो ये वही रीजन रहता है। आर्यन बिकेम जनरली फैमिलियर विद द मेजर पोर्शन ऑफ द गैंगटिक वैली। गैंगटिक मतलब जहां पर गंगा यमुना का जो फ्लो करती है। एंड दे ग्रेजुअली सेटल्ड, धीमे धीमे वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, एंड दे बिकम सेटल्ड। वेस्टर्न गंगा वैली वर कॉल्ड आर्यभट्ट। अरेबियन सी और इंडियन ओशन, हिमालयाज के बारे में काफी कुछ मेंशन है, इंडियन माउंटेन के बारे में मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। इस वाले अर्ली वैदिक के अंदर ये सब चीज मेंशन नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि दे डिड नॉट नो अबाउट द हिमालयाज, दे डिड नॉट नो अबाउट द अरेबियन सी। लेकिन धीमे धीमे एक्सपेंड होने लगा तो लोग जानने लगे। आई हैव नो आइडिया कि ये मेरा स्टाइलस कभी कभी बहुत इरिटेट करता है। अगर बात करें सोसाइटी की, तो ऋग वैदिक और के अंदर, लेटर वैदिक के अंदर सोसाइटी वाज वेरी प्रोग्रेसिव। यहाँ पर इट वाज अ इगलिटेरियन। इगलिटेरियन का मतलब होता है कि सब बिल्कुल सही है, सब इक्वलिटी पर है। नॉर्मली ये भी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट अगेन सोशल डिफरेंशिएट वर नॉट शार्प। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र, ये सब चीजें ऐसा शार्प नहीं थे। यहाँ पर आप देखेंगे ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज पैट्रिलिनियल, मतलब द बर्थ ऑफ ए सन वॉज सॉट आफ्टर। प्रमोट किया जाता था कि लड़का हो जाए पैदा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वुमेन की कंडीशन अगर पैदा हो गई है तो उसको मार देंगे, ये काम कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज एंड सती वर एब्सेंट, एंड स्पेशल विडो मैरिज। इवन ऋग वैदिक जो अर्ली वैदिक पीरियड था, वहां पर विडो रीमैरिज का भी तरीका था, उसको बोलते हैं नियोग। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? विजिबल 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम एंड अपीयरेंस ऑफ द सेवरल जातिस। और यहाँ पर कास्ट वगैरह 4 वर्ना सिस्टम निकल कर रिजिड हो गया। नहीं, आप ये काम करते हो यही काम करोगे। अगर आप साफ सफाई करते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई लॉजिक है इस बात का? खैर, अनटचेबिलिटी अपीयर्ड। यहाँ पर छुआछूत की होने लगी कि इनकी कुछ एक सेक्शन है, उनको छूना भी नहीं है। इवन यहाँ पर ऐसा था कि अगर आप देखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, उनको सिटी में या उस गांव में आना भी अलाउड नहीं था। अगर उनकी परछाई किसी पड़ जाती थी तो उस आदमी को गंगा जल से नहाना पड़ता था। सोच के देखो आप, ऐसी सोसाइटी में रहना। यहाँ पर था कि अगर उनको साफ सफाई करनी होती थी तो वे 2 लकड़ी के कुछ ब्लॉक होते थे, उसको आपस में बजा के आवाज कर कर वे आते थे, सो दैट कि जो गांव के लोग हैं, जो दैट्स कॉल्ड हाई वर्ना सिस्टम, वो अपने आप को छुपा सके कि वो साफ सफाई कर ले, उनकी परछाई ना पड़े। दिस काइंड ऑफ द अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। वुमेन पोजीशन डिग्रेडेड एज दे नो लॉन्गर गॉट द फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, कमजोर करना है तो एजुकेशन क्यों देनी है? चाइल्ड मैरिज यहाँ पर नहीं है, वहां पर शादी करनी है तो बच्चे की कर दो, 3 साल, 2 साल, 5 साल। इवन बच्चे के पैदा होने से ही पहले शादी हो जाती थी कि अगर कल हमारी लड़की होगी तो हम इस राजा के साथ शादी कर लेंगे। ये सब चीजें यहाँ पर चीज निकल आती है गोत्र की। गोत्रा वॉज द प्लेस वेयर कैटल रिसाइड टुगेदर विद जनास एंड लेटर डेवलप आइडेंटिटी फॉर जनास। तो गोत्र का मतलब गो से बना है, कुछ चीज की वैल्यू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी के नाम से बनती है। तो उस टाइम पीरियड में गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दूध के लिए और एक तरह से कंट्रोल करती थी सोसाइटी को। एग्रीकल्चर भी काफी डोमिनेट फैक्टर था यहाँ पर। तो गोत्र का मतलब एक ऐसा है कि जहां पर एक एरिया है जिनकी गाय एक जगह बनती है, उसी को बोला जाता है गोत्र। मतलब ये माना जाता था कि इनकी गाय एक जगह बांधी जाती है तो कहीं ना कहीं आपस में इकट्ठे रहते हैं, वहां से गोत्र निकला। और जो यहाँ पर नियोग सिस्टम था, वहां पर इसको निगेटिव एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा कि नियोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यों हो रहा है? फैमिली के अंदर है, फैमिली वाली बात चल रही है कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब उसका लाइफ खराब ना हो तो एटलीस्ट उसको नियोग की तरह कुछ किया जा सके। लेकिन यहाँ पर लोगों ने मनाही कर दिया। पर्दा प्रथा, ये सब चीजें बहुत ज़्यादा चलने लगी, सती प्रथा होने लगी, चाइल्ड मैरिज, तो वुमेन की कंडीशन इन जनरल डिग्रेड होने लगी। और ये कब तक डिग्रेड होती है? ये होती चली जाती है गुप्तास के टाइम पीरियड तक, और गुप्तास के बाद ऐसा नहीं ठीक हो गई। मुगल के टाइम पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये आज तक ऐसे ही है। हाँ, काफी हम लोगों ने चेंज किया है, कई चीजों के अंदर वुमेन्स को मौका मिला है एंड दे प्रूव कि कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है। बट अगेन, इसमें कोई चीज बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने के अंदर कि हमारी जो सोसाइटी आज भी है वो आज भी हॉस्टाइल है टुवर्ड्स दी वुमेन्स।
एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर 49% पॉपुलेशन वुमेन्स की है। जितने हमारे जो लॉ मेकर्स हैं ना, उसमें से 11% वुमेन्स हैं। कुछ स्टेट में 4% है, कुछ स्टेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या दिखाता है कि वुमेन आर नॉट सो एम्पावर्ड। जब पंचायत, ये म्यूनसिपैलिटीज के अंदर 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए दिया जा सकता है, तो क्या विधानसभा या फिर पार्लियामेंट में नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, एक एक्ट का नाम है, वुमेन एक्ट नहीं है, बिल है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लाइक बिल। बिल का मतलब होता है पास नहीं हुआ, किसी एक तरह से प्रपोजल है। तो ये 2008 में आया था, आज तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया है। दिक्कत है, क्योंकि अगर जो डोमिनेट कौन कर रहा है, मेल डोमिनेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए। अगर वे ही रिजर्वेशन वाला पास कर देंगे तो कल उनकी सीट चली जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर, इसलिए पास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी वुमेन्स को उस लेवल पर नहीं मिलता है। बट ऑल्दो आई फ्रॉम द आर्क जेनेसिस आई ऑलवेज ट्राई कि कहीं पर भी ऐसा ना हो। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मोस्टली सब लड़कियां ही हैं, और हम, अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना होता है या मुझे कोई अगर किसी को जॉब देनी होती है, मैं अगर क्वालिटी, देखो क्वालिटी भी चीज़ मैटर करती है क्योंकि चलाना है, बट आई ऑलवेज प्रीफर कि कोई लड़की को मैं एक जॉब दे पाऊँ। तो ये भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैं उनको कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, वो शायद डिजर्व करते हैं, डिजर्व भी नहीं करते हैं, एक्चुअली उनका हक है वो काम करना। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि वुमेन्स के टिकट फ्री कर दिए हैं मैं दिल्ली में, हम लोगों ने क्या गलती करी है? तो ये सब चीज़ समझो कि डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन और जो इक्वेलिटी है वो भी निगेटिव हो सकती है। जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वुमेन्स को, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आज तक वुमेन्स की कंडीशन खराब रही है, तो उनको थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि वो अच्छा कर सकें। खैर, सो अगर ऋग्वेदिक के बारे में बात करें, जनाज वर हेडेड बाय ए राजन। तो यहाँ पर एक राजन हुआ करता था ऋग्वेदिक के अंदर, और यहाँ पुरोहित थे जो काम करते थे, ग्रामनी हुआ करते थे, सभा समिति और विधाता गणा, ये सब चीज़ें चलती थी। यहाँ पर क्या हुआ, जना इवॉल्व इनटू जनपद, और यहाँ पर नॉर्मल जन का मतलब था एक नॉर्मल सोसाइटी रहती थी, यहाँ पर क्या हुआ, जनपद स्टार्ट हो गया। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वॉज कैपिटल ऑफ द कुरु जनपद। कुरुवंश का नाम सुना होगा आपने महाभारत में। फ्रिक्वेंटली बैटल वर्स अमंग दीज जनपद वर फाउट फॉर टेरिटरी, और आपस में जमीन की लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। डिपेंडेंस ऑन सभा एंड समिति रिड्यूस, तो सभा समिति की जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। अब ये राजा को ये लगने लगा कि आम जनता क्या मुझे बताएगी। सभा समिति में यही तो होता था कि लोग आपस में बात करते थे कि ये करना नहीं करना है। जब डिक्टेटरशिप आती है तो सारे का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। कोई भी राजा नहीं चाहता है कि उसकी जो पावर है वो डिवाइड हो। जिन लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश करी है उसका नुकसान ही हुआ है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है इस पूरे कंटेक्स्ट से, लेकिन फिर भी। चार्ल्स लुईस 16, ये फ्रांस के राजा हुआ करते थे। इनसे पहले वाले जो राजा थे ना, उन लोगों ने वहां पर एक पार्लियामा के नाम से एक हुआ करती थी, उसको बोलते थर्ड एस्टेट के नाम से। एक पार्लियामा, एक जज सभा समिति, ऐसी समिति हुआ करती थी। जो चार्ल्स 16 से पहले 15 थे, या जो 14 थे, 14 ने मना कर दिया कि कोई भी सभा समिति नहीं होगी वहां पर, कोई भी चीज ऐसे पार्लियामा के नाम से कुछ नहीं होगा। चार्ल्स 16 ने क्या करा कि एक काम करते हैं कि मैं अपनी जनता से पूछ लेता हूँ। कुछ दिनों बाद जनता से पूछने के चक्कर में 2-3 साल के अंदर अंदर उनको गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन का मतलब क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि इस तरह का कुछ होता है, ऐसा नहीं, लाइक मूवीज में देखा होगा आपने कि किसी यहाँ पर हाथ आ जाएंगे किसी आदमी के, उसका सर आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा हाथ आ जाएगा, है ना, और ऊपर से ब्लेड होता है और उसको ऊपर रस्सी से बांधा होता है, रस्सी काट देते हैं, ब्लेड गिरता है, पूरा सर गर्दन से अलग कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड गिलोटिन। तो नॉर्मली जो पावरफुल लीडर्स होते हैं वो कभी अपनी पावर शेयर नहीं करते हैं, और जो पावर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह सकते हैं। ये नॉर्मल हिस्ट्री की वो हैं, ऑब्जर्वेशंस है। खैर, तो यहाँ पर देखते हैं कि सभा समिति का रोल खत्म हो जाता है, किंग अपने आप ही डिसाइड करने लगे। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू अटेंड दीज असेंबलीज, और वुमेन्स को मना कर दिया गया कि अभी कोई जरूरत नहीं है असेंबली को अटेंड करने की। अगर हम बात करें इकोनॉमी के अंदर, सो ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज पेस्टोरल, घूमते फिरते रहते थे। एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर थोड़े बहुत लेवल पर होता था लेकिन ज्यादा नहीं होता था, जहां पर रह रहे थोड़ा बहुत खेती उती कर ली। कैटल वर मेन फॉर्म ऑफ द वेल्थ, और जो कैटल थी वो मेन फॉर्म थी, क्योंकि कैटल से ही काम होता था, उसी का मिल्क या उसका मीट खाया जाता था।
यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज फॉर द कंजप्शन ओनली। एग्रीकल्चर का काम सिर्फ इतना था कि उतना उगा ले इतना हम खा सकें। जो उसको बोलते सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। दे हैड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन ऑल्दो उनके नॉलेज अच्छी थी। यहाँ पर क्या था, बलि दी जाती थी। बलि का मतलब वो नहीं है कि किसी को गला काट दिया किसी एनिमल का, ऐसा नहीं था। बलि का मतलब होता है वॉलंटरी गिफ्ट दिया जाता था कि अपने राजा को कि ठीक है सर हमारी तरफ से ये ले लीजिए, इट वॉज वॉलंटरी, नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लेटर वैदिक में क्या होगा, आयरन, इसको बोलते हैं कृष्णाय श्याम बोलते हैं, वॉज डिस्कवर्ड एंड यूज ऑफ फायर फॉर द क्लीनिंग फॉरेस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इंक्रीज। आग के बारे में, आग और आयरन दोनों मिले आपस में। जो इसके फायर वाला जो कॉन्सेप्ट था बहुत पहले से था, लेकिन जो आयरन हुआ, आयरन से क्या हुआ, स्मेल्टिंग होने लगी और पूरा जंगल साफ कर दिया। वहां से एग्रीकल्चर डेवलप होता है। एग्रीकल्चर और मल्टीपल क्रॉप पुट लिमिटेशंस ऑन नोमैडिक नेचर। और जब एग्रीकल्चर होता है तो नोमैडिक का मतलब होता है घूमना फिरना, इस तरह से कि नोमैड होते हैं, इधर से चले गए उधर चले गए, उसे खत्म कर दिया गया कि अब आपको सेटल होना पड़ेगा। और कैटल रियरिंग कंटिन्यू, हाँ कैटल तो अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। यहाँ पर यह बोला गया कि जो सरप्लस होगा, और उसको बोला गया लीड टू बलि एंड भाग, 1/6 से लेकर 1/12 देना पड़ेगा। इट्स वाज बिकम द कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द किंग ट्रेजरीज। राजा को देना ही पड़ेगा, जो नहीं देगा उसको फाइन लगेगा। अब ये वाली बात आती है क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किंग सिस्टम आ चुका है, और जब किंग होगा तो उसको आर्मी रखनी पड़ेगी, उसको ब्यूरोक्रेसी रखनी पड़ेगी, उसका पेमेंट कहाँ से करोगे भाई। तो ये सब चीजें आती हैं। ऑल्दो आर्ट में जो कल्चर वाला पार्ट है, अभी हमने छोटा सा पार्ट देखा है अपने सोसाइटी का, इसके आगे भी प्रिपरेशन तो मैंने बहुत की थी, लेकिन मुझे पता था कि ये डिस्कशन कम से अगर पूरा करना बैठूंगा तो बुद्धा पीरियड भी रहेगा, उसके बारे में फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धा की। फिर ऐसा ही चीज़ निकल कर आती है कि काउंसिल्स हुई हैं, लेकिन कभी डिस्कस करेंगे और इन फ्यूचर। आप मुझे बताइए कि सेशन कैसा लगा। आई नो कि मैंने आपका काफ़ी सारा टाइम लिया है इस टॉपिक के ऊपर, और ये सच में ज़रूरत नहीं थी। आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये टॉपिक इतना जरूरी नहीं था, लेकिन आप उस चीज़ को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, कहाँ कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ कहाँ पर जो आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों आई हैं, और कहाँ पर हम लोग सुधार कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा, और मैंने ट्राई किया है। काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, लेकिन फिर वही रहता है कि मैं आप लोगों को ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। दोबारा वीडियो कैसे देखोगे आप। तो टाइम हो गया मेरा जाने का। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये कैसा लगा है, अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड मैं और डिस्कस करूं, या अच्छा भी नहीं लगा है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो एटलीस्ट हम लोग कुछ और करेंगे। और तब तक के लिए सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से हमें भी कुछ अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। और दोबारा मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।